ये मेरा राय है, यदि फॉलो करेंगे आप तो सफल हो जाएंगे। और हम चाहते हैं कि आप सफल हो जाएं, आप सभी लोग, सब लोग 67वीं में सफल हो जाए, ताकि अगली बार जब आप लोग का सम्मान समारोह हो तो आप लोग स्टेज से खुद हमारा नाम अनाउंस करें, रंजित सर आइए स्टेज पर, है ना, आप लोग को हम सम्मानित करेंगे, तो कितना अच्छा लगेगा टीचर को। तो हम चाहते हैं कि यहाँ के मिशन 50 के एक बच्चा कोई ना कोई, देखिए एसडीएम बनना, डीएसपी बनना है तो ये तो तकदीर की बात है, लेकिन पद मिल जाए, एक पोस्ट अंदर एंट्री हो जाए, ये सोच के चलिए आप, है ना। तो शुभम जी ने क्या कहा था कि टॉप करेंगे, मुझे भी नहीं पता था, हम टॉप करने के लिए तैयारी किए ही नहीं थे, आईएएस बन जाए इसके लिए तैयारी किए थे। तो आप एंट्री मार दें अंदर, आप इसके लिए तैयारी कीजिए, हो सकता है कि आपको एग्जामिनर आपकी कॉपी से बड़ी खुश हो जाए और आपको बेहतर नंबर दे दे, तो इसी में से कोई एसडीएम बन जाए, कोई डीएसपी बन जाए, कोई बिहार का टॉपर बन जाए बीपीएससी का। चलिए, तो मन लगा के पढ़िए, हमारी शुभकामनाएं, दिवाली छठ का भी शुभकामना आपको दे देते हैं, आपके साथ है। अगले छठ से पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा, पता है आपको, बीपीएससी का फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि अब फरवरी मार्च में आपका रिजल्ट आ जाएगा, मार्च में, और मार्च में रिजल्ट आ जाएगा, और जून जुलाई में मेंस हो जाएगा, जून या जुलाई में ले लेंगे, 100% मेंस ले लेगा, कंफर्म है। और रिजल्ट मेंस का आप 4 महीने में दे देता है, 4 से 5 महीने में, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, मतलब अगले छठ के समय मेंस का रिजल्ट आपका आ जाएगा, मतलब आप इंटरव्यू के लिए आपकी कॉलिंग हो जाएगी, अगले नवंबर दिसंबर में आपका इंटरव्यू होगा, कंफर्म बता दिए हैं। नवंबर में पता चल जाएगा कौन लोग इंटरव्यू दे रहे हैं और कौन लोग नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग कुछ लिखवाना बच गया था लवणता वाले चैप्टर में ही, लवणता में लिखिए, लवणता वाले चैप्टर में लिखिए, विश्व की सबसे अधिक नमक वाली झील, ये नहीं लिखवाए थे, ये कहाँ लिखवाए थे, विश्व की सबसे अधिक नमक वाली झील, लवणता वाले चैप्टर में कुछ छूट गया था, ये सब फैक्चुअल है, इसको नोट कर लीजिए। विश्व की सबसे अधिक नमक वाली झील, 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 मैंने मैक्सिमम, द लेक फिश हैज मैक्सिमम सॉल्ट, है ना, ये बड़ा नहीं बोल रहा हूं, मैंने लवणता वाली सबसे बड़ी झील नहीं कह रहा हूं, सबसे अधिक नमक वाली, मैंने प्रति 1000 ग्राम नमक सबसे ज्यादा हो, समझा रहे बात ना। वैसे पूछा जाए कि नमक वाली सबसे बड़ी झील तो कैस्पियन सी है ना, सबसे बड़ी खारे पानी की झील पूछे तो क्या आंसर होगा, कैस्पियन सी, सबसे बड़ी खारे पानी की झील क्या होगा, कैस्पियन सी। तो लिख दीजिए मैक्सिमम, द लेक फिश हैज मैक्सिमम सैलिनिटी, द लेक फिश हैज मैक्सिमम सैलिनिटी, लिख लीजिए डैश दे करके, वोन लेक, वोन लेक टर्की, तुर्की का वोन झील, तुर्की का वोन झील, क्या हुआ, तुर्की का वोन झील, तुर्की का वोन झील, इसमें लवणता है 330 ग्राम प्रति 1000 ग्राम, इसमें लवणता है 330 ग्राम प्रति 1000 ग्राम, इसको आप 330 पीपीटी भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। विश्व में सबसे अधिक नमक वाली झील वोन झील, टर्की, टर्की का नाम सुना है आप लोगों ने, तुर्की का नाम सुना है, तुर्की एक ऐसा देश है जो एशिया और यूरोप दोनों में है, एशिया महादेश और यूरोप महादेश दोनों में वोन झील, एशिया यूरोप दोनों में है। सेकेंड ले लीजिए, विश्व की दूसरी सबसे अधिक नमक वाली झील, सेकेंड हाईएस्ट सैलाइन लेक इन वर्ल्ड, सेकेंड हाईएस्ट सैलाइन लेक इन वर्ल्ड, विश्व की दूसरी सबसे अधिक लवणता वाली झील, विश्व की दूसरी सबसे अधिक लवणता वाली झील, डेड सी, मृत सागर,
विश्व की दूसरी सबसे अधिक नमक वाली झील मृत सागर, नाम सुना है आप लोगों ने? डेड सी का नाम सुना है? इतना नमक है कि कोई जीव जंतु बचा ही नहीं, बहुत कम बचे हैं। ये नाम क्या पड़ गया? डेड सी, मृत सागर। यह है कहाँ? जॉर्डन और इजराइल के बॉर्डर पे। ब्रैकेट देकर लिख दीजिए कहाँ है? जॉर्डन और इजराइल के सीमा पर है। जॉर्डन और इजराइल के सीमा पर है। जॉर्डन और इजराइल के जॉर्डन और इजराइल के बाउंड्री पर है। इसमें नमक की लिख लीजिए, जॉर्डन और इजराइल के, इजराइल की राजधानी यरूशलेम और जॉर्डन की राजधानी अम्मान। अम्मान, अम्मान, जॉर्डन की राजधानी अम्मान, इजराइल की राजधानी यरूशलेम। हालांकि यरूशलेम 3 भागों में बटा, मैंने बताया था एक बार, है ना? एक इस्लामिक यरूशलेम, एक यहूदी यरूशलेम और एक ईसाई यरूशलेम। तो वहाँ कब्जा 2 लोगों का है। 20% के आसपास फिलिस्तीन के कब्जे में है। हालांकि होना क्या चाहिए, यरूशलेम अधिकांश वहाँ इस्लाम धर्म के लोग हैं और वहाँ पर ज़्यादातर विस्तार इस्लाम का ही है, लेकिन ज़बरदस्ती यहूदियों ने क्या कर लिया, वहाँ पर कब्जा कर लिया। तो आज 80% यहूदी यरूशलेम है और 20% फिलिस्तीन यरूशलेम है। और कहते हैं कि वहीं पर सूली पर चढ़ाया गया था, यरूशलेम में ही, ईसा मसीह को। यीशु मसीह बैतलहम से भाग कर आ गए थे कहाँ? यरूशलेम। तो सूली पे चढ़ाया गया था। तो इतने बड़े उनके पैगंबर हैं कौन? ईसा मसीह। मेन भगवान उनके कौन है? यीशु मसीह। तो जहाँ मरे वो तो फेमस जगह हो जाएगा। तो उनका जगह है, तो वहाँ तो ब्रिटेन है नहीं, वहाँ तो ईसाई धर्म के किसी लोगों का कब्जा है नहीं। और इस्लाम और यहूदी ये दोनों हेट करते हैं ईसाई से। ईसाई को दोनों में से कोई पसंद नहीं करते। तो डर था, ब्रिटेन वहाँ से जा रहा था ना छोड़ करके, तो डर था कि कहीं ये जो मेरा थोड़ा सा बचा हुआ निशानी है यीशु मसीह के मरने वाला, वो कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग नष्ट कर दें। तो इसीलिए उसका 7% इलाका जो जो चर्च वाला था, 7% यरूशलेम का, वो यूएनओ के अंडर छोड़ दिया गया। उस पर किसका कब्जा है? यूएनओ का, ताकि ये लोग नष्ट ना कर पाएँ, वो निशानी रह जाए। तो ये यरूशलेम शहर, एक शहर 3 हिस्सा में बटा हुआ है ना? यहाँ उसका 7% यूएनओ कब्जे में, 20% इस्लामिक कब्जे में, 80% मत कहिए, कम ही कहिए, बाकी मैक्सिमम इजराइल के कब्जे में, यहूदियों के कब्जे में है। वो तो हाँ, वो तो नहीं, वो तो अपना भारतीय कब्जा है ना। वहाँ कंट्री अलग हो गया है ना। वहाँ पर अल अक्सा मस्जिद है। यरूशलेम में कौन सा मस्जिद है? अल अक्सा। और यहूदियों का कौन सा है? टेम्पल माउंट, टेम्पल माउंट। ठीक है, चलिए ये सब कहानी कभी फ्री हो। और जॉर्डन की राजधानी अम्मान। दूसरे सबसे अधिक लवणता वाली झील मृत सागर। ठीक है, ये सब बीच बीच में कहानी इंक्लूड कर देता हूँ जानबूझ के, ताकि आपको कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान भी मिलता रहे। देखिए 238 ग्राम प्रति 1000 ग्राम, या 238 पीपीटी, 238 ग्राम प्रति 1000 ग्राम, 238 ग्राम प्रति 1000 ग्राम। क्लियर है? समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए, विश्व की तीसरी सबसे अधिक नमक वाली झील भी लिख लीजिए। 3rd हाईएस्ट सैलाइन लेक इन वर्ल्ड। विश्व की तीसरी सबसे अधिक नमक वाली झील, 3rd हाईएस्ट सैलाइन लेक इन वर्ल्ड। विश्व की तीसरी सबसे अधिक नमक वाली झील, ग्रेट साल्ट लेक। ग्रेट साल्ट लेक नाम से तो लग रहा है कि इसी में सबसे ज़्यादा होना चाहिए। अगर नहीं पता किसी को हो और ऑप्शन में ये दिया रहे तो इसी को लगा देगा लोग। मैंने जो कभी नहीं पढ़ा तो देख के तो ही लगेगा कि इसमें ज़्यादा नमक होगा। ग्रेट साल्ट लेक, इसमें है 220 ग्राम प्रति 1000 ग्राम, 220 ग्राम प्रति 1000 ग्राम। क्लियर है?
ग्रेट सॉल्ट लेक कहाँ है? अमेरिका में, यूएसए में, बॉर्डर पे नहीं है, ये यूएसए के उटाह राज्य में है, यूएसए के उटाह राज्य में है। संख्या बल को देखकर तो लग रहा है कि बहुत लोग निकल चुके छुट्टी लेकर अपने आप से, खुद से ही छुट्टी ले लिए। छोड़िए ना, सर क्या देंगे, हम लोग खुद ही छुट्टी ले लेते हैं। हो गया, समझ में आया इतना? लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी, अब लिखी तो ज्यादा नमक वाली हो गई ना, दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन सी, जानते हैं? तो ऐसे लिखवा दिए, छोड़ दीजिए फिर। दुनिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट सैलाइन लेक इन वर्ल्ड, तो क्या होगा आंसर? कैस्पियन सागर। आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, कैस्पियन सागर के चारों तरफ कौन से देश हैं? तो आप लोग जो नहीं जानते हैं वो लोग लिख करके ले आइएगा। कैस्पियन सी के चारों तरफ जो कंट्री स्थित है, कौन कौन कंट्री के बाउंड्री वहां टच होता है, उसको आप लोग लिख के ले आइएगा, ठीक है? हो गया? एक चैप्टर लिखिए टाइड, टाइड यानी ज्वार, लिखिए टाइड यानी ज्वार। लगभग अब खत्म होने वाला हमारा उष्णोग्राफी, उष्णोग्राफी क्या हो जाएगा अब? समाप्त। इसके बाद हम शुरू करेंगे जियोमॉर्फोलॉजी, जिसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहला चैप्टर तो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, उसके बाद पढ़ेंगे इंटीरियर ऑफ द अर्थ एंड अर्थक्वेक, पृथ्वी की आंतरिक संरचना और भूकंप, उसके बाद पढ़ेंगे ज्वालामुखी, उसके बाद पढ़ेंगे विश्व में माउंटेन के प्रकार, टाइप्स ऑफ माउंटेन, उसके बाद पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक, उसके बाद पढ़ेंगे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। तो जितने भी चैप्टर हैं ये सब पढ़ा देंगे। कोशिश हमारी है कि आप यूपीएससी का मेंस भी दें, यूपीएससी मेंस दे तो वहाँ फर्स्ट पेपर में ज्योग्राफी है, जीएस फर्स्ट पेपर में ज्योग्राफी और हिस्ट्री, वहाँ भी आपका काम हो जाए। टाइम इतना लगा इसके पीछे यही वजह था एक, कि आप एक बार भूगोल पढ़ लें तो दोबारा भूगोल पढ़ने की जरूरत आपको कहीं पर ना पड़े, अंतिम भूगोल है। इसके बाद आप अपने से भूगोल पढ़ लें, ये मेरा कहना था कि फिर आप कहीं भी कुछ भी हो जाए आप ज्योग्राफी खुद से पढ़ सकते हैं, ठीक है? तो ज्वार, ज्वार भाटा भी लिख दीजिए, ज्वार भाटा। देखिए ज्वार मतलब ये, जब हम जलधारा पढ़ा रहे थे ओशन करंट, तो आप लोग को बताया था कि समुद्र के पानी की दो गतियां होती हैं, एक क्षैतिज गति और एक लंबवत गति। क्षैतिज गति मतलब हॉरिजॉन्टल मोशन और लंबवत गति मतलब वर्टिकल मोशन या परपेंडिकुलर मोशन भी कह सकते हैं, लेकिन भूगोल की भाषा में इसको, नहीं तो गणित की भाषा हो जाएगा, वर्टिकल मोशन और हॉरिजॉन्टल मोशन। जब समुद्र के पानी हॉरिजॉन्टली चले तो उसे ओशियन करंट कहते हैं, और जब समुद्र के पानी ऊपर की ओर उठ जाए तो उसे हम बोलते हैं ज्वार भाटा और सुनामी। और बताए थे कि समुद्र के पानी ऊपर उठ जाए तो उसे ज्वार भाटा और सुनामी कहते हैं। तो आपसे कहा था कि अगर पूछा जाए आपसे कि ज्वार भाटा और सुनामी में क्या समानता है, दोनों में क्या इक्वालिटी है, तो दोनों में पानी ऊपर उठता है, यही दोनों के बीच क्या है? समानता है। और दोनों के बीच अंतर क्या है? तो ज्वार भाटा आता है सन, मून, जुपिटर और वीनस। सन, मून यानी सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति और शुक्र के जब धरती के पास होते हैं तो पानी को अपनी ओर खींचते हैं, तो उससे जो पानी ऊपर जाता है उसी को बोलते हैं हम ज्वार, ठीक है? लेकिन अगर धरती में भूकंप आ जाए, अब भूकंप के कारण जब समुद्र का पानी ऊपर उठे तो उसे बोलते हैं सुनामी। यानी सुनामी ज्वार दोनों में पानी ऊपर उठता है, ये दोनों के बीच समानता है। अंतर क्या है कि सुनामी समुद्र के धरती में भूकंप आने से आता है, लेकिन ज्वार भाटा सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति और शुक्र, सन, मून, जुपिटर, वीनस, जब खगोलीय पिंड, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जब धरती के पास होते हैं तब अपने गुरुत्वाकर्षण से पानी को अपनी ओर खींच लेते हैं, तो उसे हम ज्वार कहते हैं। क्लियर? ज्वार भाटा और सुनामी में अंतर समझ में आया? एक और अंतर बताया था कि ज्वार मानव मित्र होता है, लेकिन सुनामी मानव मित्र नहीं होता। आप ज्वार को एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन सुनामी को एंजॉय आप नहीं कर सकते। तो ज्वार पानी जब लंबवत रूप से ऊपर उठ जाए तो उसे क्या बोलते हैं? ज्वार कहते हैं। लिखने की जरूरत तो है नहीं वैसे। देखिए ज्वार मुख्यतः अगर देखा जाए तो तीन भागों में बांटकर इसको हम पढ़ते हैं, तीन भागों में बांटकर पढ़ते हैं। एक है सामान्य ज्वार, एक है सामान्य ज्वार
एक है वृहद ज्वार और एक है लघु ज्वार। अंग्रेजी में लिख सकते हैं जनरल टाइड, बृहद ज्वार को लिख सकते हैं आप हाई टाइड, इसको आप लिख सकते हैं लो टाइड। सामान्य ज्वार, बृहद ज्वार, लघु ज्वार, जनरल टाइड, हाई टाइड एंड लो टाइड। ठीक है। आखिर ज्वार आता कैसे है, इसके पीछे कई सारे सिद्धांत दिए गए हैं। अगर बात करते हैं तो पहली बार सूर्य और चंद्रमा के कारण ज्वार आता है, ये बात बताने वाला विद्वान था अनेक्जिमेंडर। अनेक्जिमेंडर यूनान का रहने वाला, यूनान का मतलब होता है ग्रीस। आजकल जो ग्रीस है ना, वही प्राचीन काल में यूनान था। अगर मैप में आप यूनान ढूंढेंगे तो कहीं नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा उसकी जगह? ग्रीस। ग्रीस या यूनान के रहने वाला व्यक्ति अनेक्जिमेंडर, इसने पहली बार कहा था कि ज्वार भाटा के आने के पीछे सूर्य और चंद्रमा का योगदान होता है। कैसे योगदान होता है ये बात बाद में न्यूटन ने बताया, लेकिन पहली बार ज्वार भाटा आने का एकमात्र कारण सूर्य और चंद्रमा है, ये बोलने वाला व्यक्ति कौन था? अनेक्जिमेंडर। इसने किताब लिखी थी जिसका नाम था द ओशन। इसकी पुस्तक थी जिसका नाम था ओशियन। द ओशियन पुस्तक में, द ओशियन बुक में इन्होंने बताया था पहली बार कि ज्वार आता है सूर्य और चंद्रमा के प्रभाव से। पहली बार ज्वार आने के पीछे सूर्य और चंद्रमा का हाथ होता है, ये बताने वाले विद्वान कौन थे? अनेक्जिमेंडर। हालांकि अब नया रिसर्च में पता चला है कि सूर्य चंद्रमा के साथ साथ बृहस्पति और शुक्र का भी प्रभाव पड़ता है, यानी वीनस और जुपिटर, इन दोनों का भी प्रभाव पड़ता है। जुपिटर और वीनस दोनों का प्रभाव पड़ता है। आप जानते हैं कि वीनस आंतरिक ग्रह है, इनर प्लैनेट है। हम प्लैनेट को बांटते हैं दो भागों में, इनर और आउटर। तो इनर प्लैनेट में आता है 4, कौन कौन? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, इसको बोलते हैं इनर प्लैनेट। ये भारी ग्रह भी होते हैं, है ना। और इसके बाद जो भी आ रहे हैं सब क्या होते हैं? यानी 4 इनर प्लैनेट और 4 आउटर प्लैनेट। प्लेटो को अब प्लैनेट में हम लोग नहीं रखते। प्लेटो जो है वो ग्रह की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया 24 अक्टूबर 2006। 24 अक्टूबर 2006 को प्लेटो को क्या किया गया? ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया। क्यों? क्योंकि हाँ बिल्कुल, अरे ग्रह की परिभाषा होती है कि निश्चित कक्षा में, एक निश्चित कक्षा में निश्चित टाइम के साथ घूमे, उसी को हम ग्रह कह सकते हैं। वो क्या करता था ना कि किसी और के ऑर्बिट में घुस जाता था, है ना, इसलिए उसका नाम पड़ गया क्षुद्र ग्रह। गांव में सुने होंगे आपकी, जो आदमी किसी और के घर में बिना पूछे घुस जाता है उसको क्या बोलते हैं? क्षुद्र आदमी है। तो क्षुद्र ग्रह ऐसे भूगोल में भी क्या देते हैं? उसका नाम क्षुद्र ग्रह ही देते हैं। तो प्लेटो अब क्या हो गया? ग्रह नहीं रहा। कैसा ग्रह हो गया? क्षुद्र ग्रह, बौना ग्रह हो गया। चलिए, तो भैया पहली बार ये सब याद रखिए आप लोग। देखिए, याद करने का तरीका है, आप उसको किताबी भाषा में ना पढ़ें। अब जैसे क्षुद्र ग्रह आएगा क्या बोलेंगे आप? प्लेटो, है ना। एक होता है एस्ट्रॉयड। एस्ट्रॉयड पूछा जाता है किसके किसके बीच पाया जाता है? मंगल और बृहस्पति के बीच जो छोटे छोटे टुकड़े हैं ग्रह के, उसको क्या बोलते हैं? एस्ट्रॉयड। उल्का पिंड अलग है भाई, वो सब अलग अलग है। पुच्छल तारा अलग है, उल्का पिंड अलग है, सब है। एस्ट्रॉयड को एस्ट्रॉयड ही कहेंगे हिंदी में, आएगा कुछ बता देंगे। क्षुद्र ग्रह भी कहते हैं। अच्छा चलिए लिखिए आप लोग, अब सुनिए पहले तब लिखिएगा। अनेक्जिमेंडर ने पहली बार बताया कि सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण से ही ज्वार आता है। लेकिन कैसे आता है, सूर्य चंद्रमा कैसे प्रभाव डालते हैं, ये बात पहली बार बताया न्यूटन ने। किसने? न्यूटन एक हरफन वाला विद्वान थे। न्यूटन ने गति का नियम दिया, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया,
न्यूटन ने कूलिंग स्लो दिया, सुना होगा न्यूटन का शीतलन नियम, +2 में पढ़ना था हम लोगों को। कोई भी वस्तु ज़्यादा गर्म है तो उसके ठंडा होने का रेट ज़्यादा होगा, और कम गर्म है तो कम रेट से ठंडा होगा। इसको बोलते हैं न्यूटन का कूलिंग स्लो। न्यूटन ने पहली बार बताया कि श्वेत प्रकाश जो व्हाइट लाइट है, सनलाइट है, वो 7 रंगों का मिश्रण होता है। ये बताने वाला पहला विद्वान भी कौन था? मैंने किस फील्ड में काम नहीं किया, लेकिन मरते समय क्या बोले कि मैं तो इस जीवन रूपी समुद्र में कंकड़ पत्थर ही चुनते रह गया, हीरा चुनने का तो कभी कोशिश नहीं किया। अगर हीरा चुन लेते तो क्या होता? स्वर्ग में सीढ़ी लगा देते, है ना। इंद्र से 2-3 बार मिल के चले आते, सीट बुक रखिएगा, कुछ घूस उस लेना हो तो, है ना। रावण लगा रहा था सीढ़ी, नहीं, अगर लग गया हो तो सीढ़ी तो क्या होता? यहाँ पर पैसे वाले लोग सब स्वर्गे जाते, नहीं, इंद्र को भी इन्फ्लुएंस कर देते। अब बोलते भैया कुछ ले लीजिए, है ना, आपके ही बाल बच्चे हैं। लिखिए आगे, नेक्स्ट क्या लिखे? भारत का भ्रष्टाचार में कैवा रैंक है? आप लोग करेंट पढ़ रहे हैं ना? अरे करप्शन में इंडिया का कैवा रैंक है? मुझे नहीं पता, बता दो। 86। तो बताइए 86 रैंक ठीक बात है? मैंने 86, मैंने फर्स्ट रैंक, मैंने, हाँ जी, और ना हम आपसे ज्यादा नहीं। अरे मेरे भाई 85 कम भ्रष्ट है आपसे। फर्स्ट रैंक पे जो है ना, फर्स्ट रैंक सबसे कम भ्रष्ट है, आगे बढ़ते गया तो ज्यादा भ्रष्ट है। इंडिया के साथ अकेले इंडिया 86 पे नहीं है, इंडिया से 4-5 देश और है जो 86वें रैंक पे ही है। तो आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर कोई भी आदमी जो पैसा वाला है वो लाइन में लगना नहीं चाहता। अगर लाइन लगी है 2 घंटा खड़ा रहना है तो कोशिश करता है 50 रुपया या 100 रुपया एक्स्ट्रा दे दें, और पहले हमारा बिजली बिल जमा करना है, वहाँ भी पैसा दे के लोग करा लेते हैं। हाँ चलिए नेक्स्ट। अब कैमरा के सामने भारत की बदनामी ना करिए, है ना। हमारा भारत क्या है? महान है। चलिए, तो आप कम से कम आप अधिकारी बने तो कम से कम इन चीज़ों को आप कोशिश कीजिए कि जेन्युइन लोगों को ही काम कीजिए। आप अधिकारी बनिए तो कम से कम लाइन में जो है उसको ही कुछ पॉलिटिकल प्रेशर देख लेंगे, आएगा तो, है ना, टेंशन क्या लेते हैं। लिखिए नेक्स्ट, क्या लिखिए? टाइप ऑफ टाइड तो हो गया, न्यूटन ने बताया। न्यूटन ने बताया कि कैसे आता है टाइड। सुन लीजिए, न्यूटन ने ज्वार भाटा के उत्पत्ति के संबंध में, न्यूटन ने ज्वार भाटा के उत्पत्ति के संबंध में कैसे उसका ओरिजिनेशन होता है उसके संबंध में एक सिद्धांत दिया। उस सिद्धांत का नाम है संतुलन सिद्धांत। लिख लीजिए, संतुलन सिद्धांत। न्यूटन ने क्या दिया? इक्विलिब्रियम थ्योरी। इक्विलिब्रियम थ्योरी गिवन बाय न्यूटन फॉर एक्सप्लेनेशन ऑफ टाइड। लिखिए, ज्वार भाटा की व्याख्या के लिए या ज्वार भाटा की उत्पत्ति संबंधी जानकारी के लिए न्यूटन ने संतुलन सिद्धांत दिया, इक्विलिब्रियम थ्योरी। इक्विलिब्रियम थ्योरी, न्यूटन ने संतुलन सिद्धांत दिया, इक्विलिब्रियम थ्योरी दिया। इस सिद्धांत को समझना है, लिखना नहीं है। अगर लिख लिए तो सुन लीजिए आप। न्यूटन ने कहा कि ठीक है, एनेक्जिमेंडर साहब सही बोल रहे हैं, सूर्य और चंद्रमा, ठीक उठा लीजिए, एनेक्जिमेंडर साहब सही बोल रहे हैं, सूर्य चंद्रमा का प्रभाव पानी पर पड़ता है। समुद्र के पानी पर सूर्य और चंद्रमा का प्रभाव पड़ता है। गुरुत्वाकर्षण में एक नियम है कि जितना ज्यादा मास होगा गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही ज्यादा होगा। दोनों मास, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है, तो उसका जितना ज्यादा मास होगा इन दोनों के बीच का जो क्या होगा, फोर्स होगा। अब जिसमें न्यूटन ने कहा कि जिसमें मास होता है, जिसमें अगर कोई वस्तु है तो उसमें मास होगा ही, कम या ज्यादा अगर उसका अस्तित्व है तो उसमें कोई ना कोई मास होगा। मासलेस ऑब्जेक्ट पॉसिबल नहीं है। हालांकि फिजिक्स में हम लोग न्यूमेरिकल बनाते समय फ्रिक्शनलेस सरफेस, मासलेस ऑब्जेक्ट एज्यूम करते थे हम लोग, लेकिन हम लोग फिजिक्स में करते थे, यहाँ पर नहीं करेंगे। दुनिया में अगर कोई ऑब्जेक्ट है, उसका अस्तित्व है, तो उसमें कुछ ना कुछ मास है। इलेक्ट्रॉन का भी कुछ ना कुछ मास है, भले ही एटम उसको इंक्लूड नहीं करते। एटम के मास निकालते समय हम लोग केवल इंक्लूड करते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का इंक्लूड नहीं करते, लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ मास है।
बिल्कुल नागण्य नहीं है, जीरो नहीं है मास, पर इतना कम है कि उसको हम कैलकुलेट नहीं करते। दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका मास है उसके पास एक आकर्षण का बल होता है। ये बात किसने कहा था? न्यूटन ने कहा था। तो जो जितना ज़्यादा भारी है, जो जितना ज़्यादा भारी है उसका फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा, और जो कम जितना भारी है उसका फोर्स उतना ही कम होगा। अगर मान लीजिए कि इसका वजन 20 केजी है और इसका वजन मान लीजिए कि 10 केजी है, तो ज़्यादा फोर्स कौन लगाएगा? 20 केजी वाला ज़्यादा फोर्स लगाएगा। जो जितना वजन, जो जितना भारी, उतना ही ज़्यादा उसका गुरुत्वाकर्षण बल होगा। क्लियर है? तो न्यूटन ने कहा कि सूर्य और चंद्रमा जब दोनों पास होते हैं तो दोनों धरती के पानी पर अपना फोर्स लगाते हैं, लेकिन सूर्य के तुलना में चंद्रमा ज़्यादा फोर्स लगाता है। तब लोगों ने उनसे प्रश्न किया कि सर ये बताइए कि चंद्रमा तो सूर्य की तुलना में बहुत कम भारी है, जब धरती से भी छोटी है चंद्रमा, और खुद धरती जो है सूर्य से कई गुना छोटा है, और धरती से भी छोटा है चंद्रमा, तो ज़्यादा भारी तो सूर्य है, ज़्यादा प्रभाव सूर्य को डालना चाहिए धरती के पानी पर। न्यूटन ने कहा कि सूर्य से ज़्यादा प्रभाव चंद्रमा डालता है, सन से ज़्यादा प्रभाव मून डालता है। तो लोगों ने पूछा कि सूर्य का वजन तो चंद्रमा से कई लाख गुना ज़्यादा है, सूर्य का वजन, तो उसका तो ज़्यादा फोर्स होना चाहिए गुरुत्वाकर्षण का, लेकिन चंद्रमा का ज़्यादा क्यों? तब न्यूटन ने कहा कि सिर्फ वजन पर ही नहीं, गुरुत्वाकर्षण बल दूरी पर भी निर्भर करता है। गुरुत्वाकर्षण बल का मान सिर्फ वजन पर नहीं, दोनों कितनी दूरी पर है ये भी डिपेंड करता है। आपने सुना होगा कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है, फोर्स जो है, वो m1 और m2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब फोर्स दोनों के बीच के दूरी के स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन्वर्सली मतलब जितना ज़्यादा दूर, इन्वर्सली का मतलब क्या होता है? हाँ ठीक बोले आप, लेकिन इन्वर्सली का मतलब ये होता है कि अगर एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, या दूसरा बढ़ेगा तो एक घटेगा तो बढ़ेगा, या बढ़ेगा घटेगा। यहाँ क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ? ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये बढ़ रहा है इसका मतलब ये दोनों बढ़ा हुआ है। उल्टा प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि अगर ये दूरी बढ़ेगा तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान घटेगा। रियल लाइफ में भी है नहीं, हालांकि अब उल्टा हो गया है, आज के जीवन में उल्टा है ना। घर के मुर्गी दाल बराबर वाली बात हो गई है। जो जितना ज़्यादा दूर है उससे ज़्यादा दोस्ती है। अगर वही आदमी अगर आपके साथ रहने लगे आकर के तो रोज़ लड़ाई होगा, फैटम फैटी होगा। नहीं तो होता है ऐसा, आजकल उल्टा चल रहा है। न्यूटन गति का नियम जीवन में काम नहीं कर रहा है ना। पहले था जो साथ रहता है उससे थोड़ा मोह माया बन जाता है, वो जानने लगता है, घर छोड़ दिन आंसू आ जाता है आँख से। नहीं तो भैया दूरी जितना ज़्यादा होगा लगाओ उतना ही कम होगा। न्यूटन के नियम के अनुसार फोर्स उतना कम होगा। तो मास के डायरेक्टली पर हो गया भाई। तो चंद्रमा का वजन नो डाउट सूर्य के तुलना में बहुत कम है, ये बात मैं मानता हूँ, न्यूटन साहब के बातों से सहमत हूँ, लेकिन चंद्रमा सूर्य के तुलना में बहुत पास है, इसीलिए चंद्रमा का प्रभाव धरती के पानी पर ज़्यादा पड़ता है, सूर्य का प्रभाव कम। आप जानते हैं कि 15 करोड़ किलोमीटर दूर है सूर्य। कितना दूर है? 15 करोड़। और आपको ये भी पता है कि धरती के सबसे नज़दीक का जो खगोलीय पिंड है वो चंद्रमा है। धरती के सबसे नज़दीक आकाश में जितनी भी पिंड को आप देखते हैं उसमें सबसे नज़दीक का जो ऑब्जेक्ट है वो कौन है? चंद्रमा है। चंद्रमा सबसे पास में, सूर्य बहुत दूर है। हमसे सबसे नज़दीक का तारा भी अगर कहा जाए तो प्रोक्सिमा सेंचुरी। धरती के सबसे नज़दीक का तारा कौन है जी? और सूर्य भी है, सूर्य भी एक तारा का ही प्रकार है। सूर्य किसका एग्जाम्पल है? तारा का। सूर्य पूछा जाए किसका एग्जाम्पल है? स्टार का। स्टार भी 3 प्रकार का होता है, उच्च आयु का तारा, मध्यम आयु का तारा और कम आयु का तारा। तो सूर्य जो है मध्यम आयु का तारा है। सभी तारों का एक आयु होता है, सूर्य का भी एक आयु है। एक आयु के बाद सूर्य भी समाप्त हो जाएगा, है ना। हर एक तारा में एक विस्फोट होता है जिसको सुपरनोवा विस्फोट कहा जाता है। तारा जो है अंत में लाल हो जाता है। क्या हो जाता है? लाल होकर क्या हो जाता है? फट जाता है, जिसके बाद उसको बोलते हैं सुपरनोवा विस्फोट, सुपरनोवा एक्सप्लोजन। उसके बाद तारा खत्म। हर तारा की एक आयु है, एक आयु के बाद लाल होकर फट जाएगा और अंतिम में एक स्टार बचेगा जिसको न्यूट्रॉन स्टार के नाम से हम लोग जानते हैं। ये सब चीज़ विज्ञान में आप लोग पढ़िएगा। चलते चलते जितना मेरा मर्जी हुआ आपको दे दिए ताकि आप लोग ये भी हो जाए। तारा का खत्म होता है जिस विस्फोट से, उसका नाम क्या है? सुपरनोवा विस्फोट। अब विस्फोट पर जो बच जाता है उसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रॉन स्टार। न्यूट्रॉन स्टार। तो न्यूटन ने क्या कहा कि सूर्य चंद्रमा दोनों का प्रभाव पड़ता है,
लेकिन सूर्य के तुलना में चंद्रमा का प्रभाव ज्यादा पड़ता है, क्योंकि चंद्रमा भले ही कम वजन का है लेकिन वो काफी पास है धरती का, इसलिए उस पर उसका प्रभाव ज्यादा पड़ता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये इसी को बोलते हैं संतुलन सिद्धांत। क्या बोलते हैं? संतुलन सिद्धांत। तो लिख लीजिए, न तो एक आध लाइन में से ही हिंदी में लिख लीजिए। लिखिए, धरती के पानी पर सूर्य के तुलना में धरती के वाटर पर पानी पर सूर्य के तुलना में चंद्रमा का प्रभाव अधिक पड़ता है। सूर्य के तुलना में चंद्रमा का प्रभाव अधिक पड़ता है। सूर्य की तुलना में चंद्रमा का प्रभाव सूर्य की तुलना में चंद्रमा का प्रभाव अधिक पड़ता है, क्योंकि चंद्रमा सूर्य से काफी नजदीक है। नहीं, क्योंकि चंद्रमा सूर्य के तुलना में धरती के काफी नजदीक है, क्योंकि चंद्रमा सूर्य के तुलना में धरती के काफी नजदीक है, क्योंकि चंद्रमा सूर्य की तुलना में धरती के काफी नजदीक है। चंद्रमा सूर्य की तुलना में धरती के काफी पास है, नजदीक है। समझ में आ रहा है ना? इसी को क्या बोलते हैं? संतुलन सिद्धांत। इसी को क्या बोलते हैं? संतुलन सिद्धांत। अब आप लोग लिखे ज्वार के 3 प्रकार। आप लोग ज्वार के 3 प्रकार लिखे, सामान्य ज्वार, बृहद ज्वार। बृहद ज्वार को दीर्घ ज्वार भी कहते हैं। बृहद ज्वार को हम लोग हिंदी में एक और नाम से जानते हैं, दीर्घ ज्वार। दीर्घ ज्वार, बृहद ज्वार को हम लोग दीर्घ ज्वार के नाम से भी जानते हैं। बृहद ज्वार को हम लोग दीर्घ ज्वार के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? अब सुनिए, किसको बोलते हैं सामान्य ज्वार? कोई इसके परिभाषा अलग अलग नहीं है, ये ज्वार की ऊंचाई के आधार पर परिभाषा दे दिया गया है। क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? बताया था मैंने, फंडी की खाड़ी में। ना तो लिख लो, हाईएस्ट टाइड केम इन वर्ल्ड। विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार फंडी की खाड़ी में आता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार बता देंगे, फंडी की खाड़ी में आता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार फंडी की खाड़ी में आता है। हाँ, गल्फ ऑफ फंडी। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार फंडी की खाड़ी में आता है, 16 से 18 मीटर ऊंचा। सोचिए कितना ऊंचा आता है। इस सुनामी जैसा ज्वार ही लगता है। देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? फंडी की खाड़ी में। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आता है कहाँ? फंडी की खाड़ी में, 16 से 18 मीटर। यह है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। फंडी की खाड़ी कहाँ है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में, ग्रीनलैंड के पास। उत्तरी अटलांटिक महासागर में, ग्रीनलैंड के पास। उत्तरी अटलांटिक महासागर में, ग्रीनलैंड के पास। और विश्व का सबसे निचला ज्वार कच्छ की खाड़ी। वाह! विश्व का सबसे निचला ज्वार कच्छ की खाड़ी में आता है, गल्फ ऑफ कच्छ। विश्व की सबसे निचला ज्वार कच्छ की खाड़ी में आता है, कच्छ की खाड़ी में आता है। कच्छ की खाड़ी में आता है। दुनिया का सबसे निचला ज्वार कहाँ आता है? कच्छ की खाड़ी में आता है, गल्फ ऑफ कच्छ में। 2.5 मीटर से 3 मीटर, 2.5 मीटर से 3 मीटर। ये सब जीके में काम आएगा। और बीपीएससी में अमूमन इस तरह के ही सवाल पूछे जाते हैं। ज़्यादातर उनकी संख्या फैक्ट की होती है। 4-5 सवाल कॉन्सेप्ट पूछ ले वो अलग बात है, लेकिन ज़्यादातर प्रश्न बीपीएससी में देखेंगे डायरेक्ट रहता है। महासागर की औसत लवणता कितनी है, मतलब वन लाइनर क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। पिछले बार तो हिस्ट्री में हद ही कर दिया।
पिछले बार का जो 66 का हिस्ट्री था वो बहुत इजी पूछा था और एकदम से सीधे सीधे कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, बिहार से नेतृत्व किसने किया, मतलब एकदम इजी सवाल, और हर विषय में इजी सवाल पूछे जाते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, बीपीएससी बस पेपर देने जाइए तो क्लास में शांत मन से रहिए, क्लास में अपने आप को खाली बेचैन मत कीजिए, आपका पीटी हो जाएगा, कोई नहीं रुकेगा। अब बाकी परीक्षा देने जाइएगा उसके 2 दिन पहले कुछ राय देंगे अपने तरफ से, ऑफ कैमरा है ना, तो हाँ वो ऑन कैमरा नहीं देंगे, अभी का है तो बोल रहे हैं ऑफ कैमरा देंगे तो सुन ले रहे वो राय देंगे, अब बड़ा कारगर राय होता है वो। अब पीटी निकलना एकदम कंफर्म हो जाता है ना। इससे फायदा एक और होगा कि आप लोग रेगुलर क्लास करिएगा, कि पता नहीं किस दिन सर राय दे दें, अपना राय किस दिन दे दें, इसलिए क्लास रेगुलर चलो भाई, नहीं तो राय दे दिए तो फिर दिक्कत। आज जिस दिन राय देंगे एक भी बच्चा जो है यहाँ पर किसी और को राय शेयर नहीं करेगा, कम से कम जो नहीं आया उसको पनिशमेंट मिले। अरे दीपक जी आपको तो देंगे ही, क्योंकि आप बहुत बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप लोग जैसे लोग मतलब कहिए कि एक तरह जुझारू लोग हैं, तो सबको मदद करेंगे, टेंशन मत लीजिए। मतलब हम चाहते हैं कि रियल दिल से चाहते हैं इस बार मिशन 50 के एक बच्चा एक पोस्ट ले। सब तो टॉप नहीं करेगा, फर्स्ट रैंक सबको तो मिलेगा नहीं, हाँ यहीं से टॉप रैंकर भी रहे, लेकिन टॉप 50 में सब आ जाए, हमारी तो यही इच्छा है, लेकिन सेलेक्ट कम से कम हो जाए। हाँ तो चलिए, इस समझ में आ गया आप लोगों को। तो उच्च ज्वार कब आता है, सामान्य ज्वार कब आता है, इसकी बात पहले करेंगे। तो पहले सामान्य ज्वार की परिभाषा लिख लीजिए, सामान्य ज्वार लिख कर डैश दे दीजिए और लिखिए, जब ज्वार की ऊंचाई 4 से 5 मीटर हो, हाइट ऑफ टाइड 4 to 5 मीटर। जब ज्वार की ऊंचाई व्हेन हाइट ऑफ टाइड 4 to 5 मीटर, व्हेन हाइट ऑफ टाइड 4 to 5 मीटर is known as general tide. When height of tide 4 to 5 meter, 4 to 5 meter, then it is called general tide. जब ज्वार की ऊंचाई 4 से 5 मीटर हो तो उसे जनरल टाइड कहते हैं, सामान्य ज्वार कहते हैं। जब ज्वार की ऊंचाई 4 से 5 मीटर हो तो उसे क्या बोलते हैं, सामान्य ज्वार, और कोई परिभाषा नहीं है। दूसरा है बृहद ज्वार, पहले परिभाषा लिखने तब बताएंगे कंडीशन कब आएगा। बृहद ज्वार देखिए, जब ज्वार की ऊंचाई सामान्य ज्वार से 20% अधिक हो जाए, जब ज्वार की ऊंचाई सामान्य ज्वार से 20% अधिक हो जाए, हाइट ऑफ टाइड 20% मोर देन जनरल टाइड, हाइट ऑफ टाइड 20% मोर देन जनरल टाइड। जब ज्वार की ऊंचाई सामान्य ज्वार से 20% अधिक हो जाए, 20% अधिक हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे, उच्च ज्वार, बृहद ज्वार, हाई टाइड हो जाएगा। हाँ अब चलिए नेक्स्ट, अगला लिखिए, लो टाइड का लिखिए, जब ज्वार की ऊंचाई सामान्य ज्वार से 20% कम हो जाए, जब ज्वार की ऊंचाई सामान्य ज्वार से 20% कम हो जाए, जब ज्वार की ऊंचाई सामान्य ज्वार से 20% कम हो जाए, 20% कम हो जाए, जब ज्वार की ऊंचाई सामान्य ज्वार से 20% कम हो जाए तो उसे निम्न ज्वार कहते हैं, लो टाइड कहते हैं। क्लियर है। अब कंडीशन लिखना है कि किस दिन, पूरे महीने में किस दिन आता है हाई टाइड, किस दिन आता है लो टाइड और किस दिन आता है जनरल टाइड, ये बात हमको सीखना है। तो पहले लिखे कंडीशन फॉर हाई टाइड, उच्च ज्वार के लिए शर्तें। कंडीशन फॉर हाई टाइड, उच्च ज्वार के लिए शर्तें। उच्च ज्वार किस दिन आएगा, निम्न ज्वार या लघु ज्वार किस दिन आएगा, और किस दिन सामान्य ज्वार आएगा। तो सबसे पहले कौन सा कंडीशन लोग देख रहे हैं, हाई टाइड। हाई टाइड का मतलब बताया भी हम कि जब सामान्य ज्वार से 20% पानी ज़्यादा ऊंचा उठ जाए तो उसी को बोलते हैं हम लोग उच्च, 20% ज़्यादा हो जाए तो उसको बोलते हैं हाई टाइड। अभी क्या लिखवा रहा हूँ, सामान्य उच्च ज्वार के लिए शर्तें, कंडीशन फॉर हाई टाइड। डैश देके एक लाइन पहले लिख लीजिए तभी नहीं बताएंगे। इसी में लिख लीजिए, व्हेन सन मून एंड अर्थ
when sun, moon and earth placed in a straight line, when sun, moon and earth placed in a straight line, when sun, moon and earth placed in a straight line, when sun, moon and earth placed in straight line, placed in straight line, है ना, देन हाई टाइड केम, उच्च ज्वार, तब उच्च ज्वार आता है, देन हाई टाइड केम। हिंदी में लिखिए, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में आ जाए, पूछा जाए किस दिन होगा, महीने में किस दिन हो जाएगा हाई टाइड, तब क्या बोलेंगे? उस क्लास में सुन रहे हैं ना सब लोग, है ना? कुछ लोग होता है कि भाई कि होते हैं सामने, आप लोग देख भी रहे हो तो मुझे, लेकिन होता है क्या कि होते नहीं हम लोग, इसलिए कभी बीच बीच में हम पूछ लिया करेंगे सवाल आप लोगों से कि सच में क्लास में ही है ना? लिखिए, क्या लिखा भाई? जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में हो जाएं तो उसको तब उच्च ज्वार आता है, जब, या बृहद ज्वार आता है। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में आ जाएं तब उच्च ज्वार आता है। देखो बच्चा, उच्च, एक सीध में आने का मतलब ये होता है, सुन लो मेरी बात पहले, एक सीध में आने का मतलब ये होता है कि कभी सूरज बीच में नहीं आता, चमकने वाले लोग कभी बीच में नहीं पड़ते। किसी को पीछे पड़ना है तो किसके पीछे पड़ेंगे? जो चमकता है। तो कभी देखें कि असफल लोगों के पीछे लोग भाग रहे हैं, सफल जो हो जाता है उसके पीछे लोग भागते हैं, है ना? तो सूर्य क्या है? समझिए सफल लोग हैं, कभी ये बीच में आएगा नहीं। पृथ्वी और चंद्रमा दोनों, पृथ्वी और चांद दोनों क्या करते हैं? कंपटीशन करते हैं कि हम सूर्य को देखेंगे, हम सूर्य को देखेंगे। तो कभी चांद बीच में आ जाती है तो कभी पृथ्वी। जब चांद बीच में आ गई तो सूरज का, चांद जितना दूर है ना उतना दूर सूरज का हिस्सा दिखाई देगा। अगर किसी को आप देख रहे थे, अब बीच में कोई खड़ा हो जाए, अगर वो नाटकत का हो तो कुछ ऊपर का हिस्सा दिखेगा, कुछ पैर दिखेगा आपको, है ना? तो कहने का मतलब है कि चंद्रमा से सूरज का हिस्सा इतना क्या हो जाएगा? ढक जाएगा। तो धरती वासियों के लिए इतना सूरज दिखाई नहीं देगा, नहीं दिखाई देगा। तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? ये ग्रहण। इसका मतलब ये भी कंडीशन जो है किसका है? सोलर इक्लिप्स का। अब भूलेंगे कभी, क्वेश्चन आता है कि सूर्य ग्रहण कब होता है, क्वेश्चन आता है सूर्य ग्रहण कब होता है, तो ऑप्शन देता है कि कौन बीच में आ जाए, सूरज चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए, पृथ्वी चंद्रमा सूरज आ जाए, इस तरह देता है। तो एक तो कॉन्सेप्ट क्लियर, सूरज कभी बीच में, ये कंफर्म हो गया है। अगर ऑप्शन में सूर्य बीच में कहीं दिया तो उसको तो पहले ही काट देना है ना? कभी कभी आंसर हम लोग एलिमिनेशन मेथड से निकालते हैं, ये तो होगा नहीं, ये तो कभी सुना ही नहीं, ये वाला तो खैर हो ही नहीं सकता, तब बच गया ही तो ये आंसर होगा, है ना? तो चंद्रमा बीच में आ गया तो कट कौन गया? सूरज। किसका ग्रहण? ये जो बहन जी या भाई साहब हैं, जो भी कह लीजिए, चांद को, हाँ ना, चांद स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में प्रयोग कर लिया जाता है। चांद का प्रयोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में कर लेते हैं। अगर किसी की तुलना करना है, अगर चांद का उपयोग करें एडजेक्टिव के रूप में तो स्त्रीलिंग है वो। अगर एडजेक्टिव के रूप में अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब विशेषण के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, अंग्रेजी में पढ़ेंगे आप लोग, तो उसको क्या होगा वो? लेकिन उसको नाउन के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं तब वो पुल्लिंग होगा, तब चंदा मामा हो जाएंगे। तुम्हारा मुख चांद की तरह है। ये कौन सा अलंकार है? स्त्रीलिंग अलंकार होता है। ये उपमा अलंकार है। तुम्हारा मुख चांद के समान है, उपमा अलंकार। एक बोलते हैं ना कि तुम ही चांद हो, अब चांद गया काम से, तो ये रूपक अलंकार है। ये कौन सा अलंकार है? रूपक। तो कभी भी जीवन में आपके सामने कोई रूपक अलंकार वाला आ गया तो उससे दूर रहिए। कुछ न कुछ काटने के चक्कर में आया हो, कुछ न कुछ काटेगा आपसे, कंफर्म है। कहता है राघवेंद्र जी आप बहुत महान व्यक्तित्व हैं, आप जैसा व्यक्तित्व जीवन में कभी देखा नहीं, अरे सर आप तो भगवान हैं, ऐसा कोई बोलने वाला आ गया तो समझिए उससे थोड़ा सा दूर रहिए, कुछ करेगा कांडो। जीवन में सिखा देता हूँ, इस तरह के लोगों से दूर रहना है। हाँ, यहाँ तक चलेगा, आप चांद जैसे दिख रहे हैं चलेगा, लेकिन चांद आप ही हैं, सूरज आप ही हैं तो दिक्कत है। और एक है कि जबरदस्ती तारीफ करवा रहा है, क्या भैया आज देखो ना स्मार्ट लग रहे हैं भाई, स्मार्ट नहीं लग रहे आज? तो अरे सर बहुत स्मार्ट लग रहे हैं आप, है ना? मानो
है ना, मानो माना कि सर आपस स्मार्ट है, तो मानो जानो ज्यों त्यों ये सब लगा रहे तो समझे उत्प्रेक्षा अलंकार इसको बोलते हैं। ये सब तुलना अलंकार, तुलना अलंकार के 3 भाग, उत्प्रेक्षा, उपमा और रूपक। तो चलिए कभी हिंदी भी पढ़ना होगा आप लोगों को, क्वालिफाइंग हिंदी मेंस में, तो हम हिंदी बताएंगे। हिंदी हमको मतलब हम पढ़ाते थे पहले, बढ़िया किए। जिसने साहित्य पढ़ा उसके जीवन में रस आ गया, जिसने साहित्य नहीं पढ़ा उसके जीवन में कभी रस नहीं आया। चलिए वो नीरस हो गया। इसलिए विषय कोई भी रखो, मौका मिले तो कभी उपन्यास और नाटक और कहानियों को पढ़ने की कोशिश जरूर करें। तो हो गया। अब आते हैं संतोष जी, हम लोग यहाँ बीच में कौन आ गया? कंपटीशन करते करते बीच में पृथ्वी, कि तुमको न देखने देंगे, हम देखेंगे। चांद इस तरफ, चांद का नेचर को अपने प्रकाश से प्रकाशित, उस पर सूरज का रोशनी पड़ता है तभी वो प्रकाशित होता है। चांद का ये नेचर है, अपना कोई प्रकाश ही नहीं है। तो पृथ्वी बीच में आ गई तो सूरज की रोशनी इस पर पड़ेगा तो धरतीवासी को चांद दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो किसका ग्रहण? चांद का ग्रहण, चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण मतलब पृथ्वी के छाया पड़ जा रहा है चांद पर पृथ्वी की, तो छाया जितना दूर पड़ेगा उतना दूर क्या है, कटा दिखाई देगा, इसलिए चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण जो है वो कब होता है? जब पृथ्वी बीच में आ जाए, है ना। तो चंद्र ग्रहण, जब बीच में चांद आ जाए तो, अब भुला गए परीक्षा में कि कौन बीच में आ जाए, तो सूरज को किनारे में करके एक दूसरे को बीच में करके देख लीजिएगा। भूल गए परीक्षा में तब भी हो जाएगा ना। अब एक सवाल आता है कि सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण किस दिन होता है? अमावस्या पूर्णिमा को होता है। यानी सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक सीध में कब आते हैं? अमावस्या या पूर्णिमा। तो ये बताओ बच्चा कि सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण कभी अमावस्या को होगा? और दिन चांद होगी ही नहीं, उस दिन कटेगी क्या? जब होंगे तब ना कटेंगे जी। तो कभी ना भूलने वाला ट्रिक बता रहा हूं, चंद्र ग्रहण कभी अमावस्या को होना ही नहीं है। तो क्यों नहीं होना भाई? हो सकता है, अरे चांद है ये नहीं तो होगा क्या? पहले ही से गायब है चांद, ग्रहण किसका लगेगा? इसलिए अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण, अब पूर्णिमा के दिन, अब कभी जीवन में भूलेंगे? फुल मून डे अंग्रेजी में बोलते हैं, और नो मून डे, है ना। वो तो अंग्रेजी मीडियम के स्कूलों में पढ़ाया जाता है। बाकी हम लोग पूर्णमासी जानते हैं, पूर्णमासी, पुनिया सब हम लोग बोल देते हैं। गांव में जाइए तो क्या बोलते हैं? पुनिया भी बोलते हैं, है ना। अमावस्या का तो अमावस्या ही बोलते हैं, अमावस्या लोग बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? समझ में आ गया आप लोगों को? तो ये दोनों फोटो बना लीजिए पहले, फिर समझाते हैं। और लिख दीजिए साइड में ना हो तो सोलर इक्लिप्स सूर्य ग्रहण, लूनर इक्लिप्स चंद्र ग्रहण, यहाँ लिख दीजिए अमावस्या, यहाँ पूर्णिमा। कोई दिक्कत तो नहीं है? हमारी कोशिश ये होती है कि परीक्षा में अगर भूल जाएं आप तब भी हमारी क्लास याद रखें खाली, तो काम वहां हो जाएगा। कुछ ज्ञान बढ़ रहा है आप लोगों का? समझ गए आप लोग? यहां लिख दिए सोलर इक्लिप्स और नो मून डे। अमावस्या भी लिख दिए, अमावस्या भी लिख देना है बगल में। यहाँ पूर्णिमा लिख दिए, पूर्णिमा मैंने फुल मून डे। हाँ, और 6-7 का ट्यूशन पढ़ाते थे, बहुत पहले की बात है ये। तो उसमें पढ़ना होता था नो मून डे, फुल मून डे। हम तो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी, हमें पढ़ो सन्नी डे। पता नहीं हम लोग 10वीं तक नहीं समझे कि क्या होता है सन्नी डे। पूर्णमासी जानते थे, लेकिन सन्नी डे और सैड क्या बोलते हैं उसको, क्या और कौन कौन सा डे होता है कॉन्वेंट वाले स्कूलों में। तो ट्यूशन पढ़ाते थे ये कॉन्वेंट वाले को, CBSE वालों को, तो उसमें मिलता था सब सन्नी डे, नो मून डे, फुल मून डे। हम चलो ठीक है नहीं अच्छा है, हम अंग्रेजी मीडियम को मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, है ना। अंग्रेजी वाले अच्छे लोग होते हैं, क्योंकि 500 साल पुरानी भाषा अंग्रेजी है। हिंदी हमारी 4000 साल पुरानी भाषा है। इसी से पता चलेगा कि कितना महत्वपूर्ण भाषा है। हाँ, तब हिंदी से लेकिन महान कोई भाषा नहीं है। नहीं, कहने के लिए कैसे देखिए, चीन आज अगर अंग्रेजी महत्वपूर्ण होती तो चीन और जापान सबसे पीछे देश होता।
चीन जापान का तरक्की सबसे कम होता, हमें वो बुलेट ट्रेन बेच नहीं रहा होता। जितना अंग्रेजी का तवज्जो हमने दिया है, हमको बुलेट ट्रेन बेचना चाहिए था। आज अंग्रेजी ही है जिसकी वजह से हम इतना पीछे हैं। क्योंकि आप +2 में जैसे जाओगे ना, केमिस्ट्री की अच्छी किताबें साइंस में, बायोलॉजी की अच्छी किताबें अंग्रेजी में, अंग्रेजी में, सब अंग्रेजी में, कॉमर्स की अच्छी किताबें अंग्रेजी में। बेचारा गणित में बहुत तेज था, साइंस में बहुत तेज था 10th तक, जैसे +2 में आया सभी किताबें अंग्रेजी में, वहीं पर उसका सारा विज्ञान दम तोड़ दिया। अब BA आते आते इतिहास ले लिया। हमारे स्कूल में एक से गणित पढ़ाने वाला लड़का होता है, बहुत दिमाग का तेज। मैं देखा हूँ कि हर हाई स्कूल में जाइएगा 10th क्लास में तो 5-6 बच्चा हर क्लास में होता है बिहार बोर्ड में, जो एकदम पढ़ा देगा, CBSE वालों को बैठा के पढ़ा देगा कान पकड़ के, इतना ज़्यादा टैलेंटेड होता है। लेकिन अंग्रेजी के कारण उसका जो साइंस होता है वो प्रत्यावर्ती धारा और दृष्ट धारा पढ़ के आता है, या अल्टरनेट करंट और डायरेक्ट करंट पढ़ना होता है तो बेचारा का दम टूट जाता है। अगर उसी बढ़िया किताबों अंग्रेजी और जो केमिस्ट्री और कॉमर्स की अच्छी किताबों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर दिया जाए, हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया जाए, तमिल तेलुगु उड़िया में ट्रांसलेट कर दिया जाए, तो जो 10 इंजीनियर देश में निकल रहे थे, हजारों इंजीनियर, हजारों डॉक्टर, हजारों वैज्ञानिक निकलेंगे। आज चीन और जापान अपनी भाषा में सारे काम किए, इसलिए वो इतना तरक्की में है। हम अपनी भाषा को छोड़ दिए, लोगों को मजबूरी में यहाँ पढ़ना। अंग्रेजी सीखना बुराई नहीं है, लेकिन जो थोपा जाना ये बुराई है। ये मैं कहाँ करूँगा, भाषा कोई भी सीखिए, आप पुर्तगीज सीख लीजिए, फ्रेंच सीख लीजिए, इसमें दिक्कत क्या है। आप पूरे विश्व में 100 भाषा की जानकार रखिए। इंडिया के लोग बना दिए ना, यहाँ पर बर्गर खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं और मकई के लावा खा रहे हैं जाकर के, तो आप बहुत रीच पर्सन है। पॉपकॉर्न, हाँ पॉपकॉर्न खा रहे हैं तो इसका पॉपकॉर्न अगर सिनेमा हॉल में नहीं खा रहे, इसका मतलब ये गरीब परिवार से सिनेमा देखने आ गया है। तो पहली बार है भाई, चंदा करके लाए हो पैसा क्या? आजकल इंडिया के लोग गरीब क्यों हैं? सेविंग नहीं है। मोदी जी हमेशा बोलते सेव करो, मोदी जी क्या बोलते हैं? सेविंग रखो अपने पास, है ना। हमारे यहाँ दिखावे में सारा सेविंग खत्म कर देते हैं, जमीन बेच देते हैं। मान लीजिए किसी का बेटा IAS बना, अपने बेटे की शादी में 200 गाड़ी ले गया बारात में, तो कोई 5 करोड़ दहेज लिया तो ले गया। अब बगल जमींदार सोच रहा है कि इसका बाप तो मेरा नौकरी करता था, जब 200 ले गया तो हम तो कम से कम 300 ले जाएंगे अपने बेटे को शादी में। नहीं तो फिर जमींदार है, इसके पिताजी का मालिक रहे हम, जमीन बिकेगा लेकिन 300 गाड़ी जाएगा। यहाँ औकात 10 का है, हम लोग 20 खर्च करते दिखावे में। अपनी संतुष्टि के लिए काम करें, खुद अगर अच्छा लगता हो तो करें, पड़ोसी को दिखाने के लिए काम न करें। कभी जीवन में कोई कमी आपको नहीं होगा, है ना। ऐसे भी कहे थे प्रेमचंद के, गरीब इंसान के लिए मर्यादा एक ढोंग है ना। गरीब इंसान के लिए मर्यादा, ले लीजिए निकाल ले लीजिए, मर्यादा एक ढोंग है। समझ में आ रहा है बात ना? तो आप लोग कुछ व्यवहारिक ज्ञान भी देता रहता हूँ बीच बीच में, ताकि आप लोग जीवन को अच्छे से जिएं। इस क्लास की शिक्षा सिर्फ परीक्षा तक नहीं होती, एक क्लास की शिक्षा जिंदगी के, टीचर जो पढ़ाते हैं ना, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के, वो LIC टाइप का, क्लास के साथ भी क्लास के, एग्जाम के साथ भी एग्जाम के बाद भी। क्या गरीब इंसान के लिए, भूखे इंसान के लिए मर्यादा एक ढोंग। जैसे आप भूखे हैं, 15 दिन से 5-7 दिन से खाना आपको नहीं मिला है और हम आपके यहाँ अतिथि बन के चले आए, तो आप क्या किए? पड़ोसी से कुछ कर्जा मांगे, अरे सर आ गए जी कुछ तो, अब तो हम भूखे, अलग बात है, सर को तो खिलाना ही पड़ेगा। आ गए हम, अगर नहीं खाए हैं आप तो बोलिए सीधा कि सर हमारे यहाँ कुछ खाने को नहीं है सर, हम आपको बैठने के लिए बोलेंगे, सर कुछ दे नहीं सकते आपको हम, क्या दिक्कत है? अब वहाँ मर्यादा ढूंढ रहे पड़ोसी से कर्जा, फिर कर्जा कहाँ से भरिएगा? खाने को तो है नहीं, फिर और लोड पड़ जाएगा आपको, सुसाइड करना पड़ जाएगा। तो भूखे इंसान के लिए मर्यादा क्या है? एक ढोंग, सीधा बोलिए। अब कोई गेस्ट आया है तो भाई हमारे पास आज कुछ नहीं देने को है। क्लियर है? समझ में आया? नहीं आया? आएगा धीरे धीरे, बहुत कुछ आ जाएगा मेरे क्लास में। हो गया, समझ में आ गया बात? अब सर हाई टाइड कैसे आता है इसमें? हाई टाइड कैसे आता है? चंद्रमा भी अपना फोर्स लगा रहा है, मान लो F1, सॉरी उल्टा लगा दिया। सूर्य भी अपना फोर्स लगा रहा है धरती के पानी पर, और चांद भी अपना फोर्स लगा रहा है F1 F2। चंद्रमा के द्वारा धरती के पानी पर F1, आप किसी को खींच रहे थे, अब कोई आपको भी पकड़ खींचने लगा तो ताकत बढ़ जाता। देखिएगा आप, जैसे आप किसी को खींच रहे थे और आपको कोई खींचने लगा, देखिएगा ताकत बढ़ावा महसूस होता है। तो इसी पानी कोई खींच रहा था चंद्रमा, पीछे से आके सूरज भी खींचने लगा। क्लियर है? तो जाहिर सी बात है 20% पानी ज्यादा उठेगा, और रोटेशनल मोशन का प्रभाव होता है। कोई भी चीज घूम रहा है ना, देखिए घुमा दीजिए, घुमाने के बाद एक पॉइंट पे फोर्स लगाइए तो उतना ही फोर्स दूसरे पॉइंट पे भी लगता है। देखते होंगे एक बराबर फोर्स लगता है पूरे पर। अगर मान लीजिए इस कोई घूमने वाली चीज पर घूम रहा है, एक पॉइंट पे फोर्स लगाइए तो उसके उल्टे पॉइंट पे भी उतना ही फोर्स लगता है।
है ना, विपरीत बल लगता है। तो यहां पर अगर फोर्स लगाए तो इसके उल्टे विपरीत दिशा में भी उतना ही फोर्स लगेगा। यानी एक पूरी दुनिया में एक ही बार में दो स्थानों पर हाई टाइड आएगा। एक बार एक जगह पे आएगा सूर्य चंद्रमा के आकर्षण से, उसके दूसरी तरफ अपोजिट में चूंकि धरती घूम रही है अपने एक्सिस पर, धरती रोटेट हो रही है, तो एक तरफ फोर्स लगेगा तो दूसरी तरफ भी क्या लगेगा, उतना ही फोर्स लगेगा। रोटेशनल मोशन का नियम है ना, कि दोनों तरफ फोर्स लगेगा। यानी फोर्स जुड़ गया, यानी फोर्स F1 प्लस F2 हो गया। यहां भी फोर्स F1 प्लस F2 हो गया। क्लियर है, समझ गए बात? ये तो समझ में आपको आ गया होगा कि हाई टाइड क्यों। लेकिन यहां समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर यहां तो फोर्स बढ़ गया, चंद्रमा उधर से आप खींच रहे किसी को, एक आदमी आया उधर से उसको खींचने लगा, तो मुश्किल हो जाएगा थोड़ा और ज्यादा तगल। तो ठीक है, मान लेते हैं, अब आप ही लोग की बात करते हैं। F1 नहीं F2 था ये, आइए F1, चंद्रमा ने अपना फोर्स लगाया, F1 लगाया, तो हमने क्या बोला, घूमने वाली चीज पे उल्टा फोर्स भी लगता है। इधर अगर F1 लग रहा है तो इधर भी तो F1 लगेगा, तो हो गया F1 प्लस F2। अभी सूरज लगा रहे तो इसका भी तो F2 इधर आ जाएगा, उल्टा फोर्स लगता है ना जी, तो फिर से हो गया F1 प्लस F2, तो आएगा हाई टाइड, सेम फोर्स हो गया ना। समझ में आ गया कि जब अरे चंद्रमा इधर लगाया फोर्स, हमने क्या बोला, किसी घूमती हुई चीज पर एक तरफ फोर्स लगाओगे तो उसके अपोजिट में भी तो फोर्स लगेगा। तो चंद्रमा का फोर्स F1 इधर लग रहा है तो F1 इधर भी आ गया, और सूर्य का इधर लग रहा है तो F2, तो इसका उल्टा फोर्स उधर लगता है तो F2 नहीं आ गया, आ गया ना। ठीक, आने से मतलब है समझ में। हाई टाइड भूलेंगे कभी? अब लिखिए कंडीशन फॉर लो टाइड। हाँ बना लीजिए, बना लीजिए, इसी बहाने हम लोग का फिजिक्स भी हो रहा है नहीं। हाँ ठीक है, कर लीजिए, हम सही कर देते हैं, हो गया ना। ठीक, कर लीजिए, समझ में तो आएंगे आप लोग, आप लोग टैलेंटेड विद्यार्थी हैं। हो गया। अब लिखिए कंडीशन फॉर लो टाइड, लघु ज्वार के लिए शर्तें। When sun, earth and moon placed at right angle, कंडीशन फॉर लो टाइड लिख करके नीचे लिखिए, हिंदी भी बोल देंगे। When sun, earth and moon, when sun, earth and moon placed at, अर्थ को बीच में रखिएगा, अर्थ को हमेशा कहाँ रखना है, बीच में। When sun, earth and moon placed at right angle, placed at right angle, when sun, earth and moon placed at right angle, हिंदी में लिखिए, जब सूर्य चंद्रमा नहीं, सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा समकोण पर आ जाएं, जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा समकोण पर आ जाएं, तब जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा समकोण पर आ जाएं, समकोण पर आ जाएं, तब लघु ज्वार आता है। देन लो टाइड केम, है ना, तब लघु ज्वार आता है। और ये कब होगा, पूर्णमासी और अमावस्या का तो क्या आएगा, हाई टाइड, 2 ही दिन आएगा। और लो टाइड कब आएगा, मैंने 20% कम कब रहेगा। ठीक है, समझ गए कि तीनों समकोण पर होगा, किस दिन रहेगा, तो हर महीने के सप्तमी और अष्टमी को। अब अंग्रेजी में सप्तमी अष्टमी तो होता नहीं, तारीख भी नहीं बता सकते आप, जो अंग्रेजी में वीक होता है, पक्ष नहीं होता 15 दिन का,
हमारे यहाँ कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष होता है, अंधेरिया रात और इंजोरिया रात होता है ना। इंजोरिया मतलब क्या, शुक्ल पक्ष, और अंधेरिया मतलब कृष्ण पक्ष, और उसी में सप्तमी अष्टमी होता है भैया। अंग्रेजी महीना में सप्तमी अष्टमी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हो सकता है 8 तारीख को सप्तमी आ जाए, 30 तारीख को सप्तमी आ जाए, ऐसा कुछ लिख लीजिए, यह हिंदी में लिख लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। यह घटना हर, इसको अंग्रेजी होता ही नहीं, कहीं अंग्रेजी में मेंशन भी नहीं है। इंग्लिश के बुक में मैंने देखा है, लिखा है कि हिंदी मंथ के सप्तमी को सप्तमी ही लिख दिया है, हर महीने के सप्तमी और अष्टमी तिथि को। सप्तमी अष्टमी में समकोण पे, हाँ वही सप्तमी अष्टमी को 90 डिग्री पे आ जाते हैं, तीनों 90 डिग्री पे रहते हैं, सही बोला। बीच में रहता तो सब लोग कहाँ आ जाते हैं, 90 डिग्री पर। हर महीने के सप्तमी और अष्टमी तिथि को ये 90 डिग्री पे होते हैं। इसमें भी स्टूडेंट 2 कंडीशन होता है, अर्थ, एक और कंडीशन होता है देख रहे ना, एक बार सूरज यहाँ, एक बार सूरज यहाँ, एक पक्ष में एक सप्तमी अष्टमी 2 ना आएगा महीने में, महीना में 2 सप्तमी अष्टमी आएगा, एक अंधेरिया वाला, एक इंजोरिया वाला, एक कृष्ण पक्ष वाला, एक शुक्ल पक्ष वाला। तो एक सप्तमी में ये कंडीशन, एक सप्तमी में ये कंडीशन। यहाँ पर क्यों आता है लो टाइड, क्योंकि फोर्स बढ़ जा रहा है, फोर्स बना लीजिए, अब बना लीजिए, सेम चीज है। हो गया, समझ में आ रहा है आप लोगों को। ये दोनों में क्या आता है, लो टाइड। यहां भी क्या आएगा, एल टी, इनका उल्टा फोर्स भी तो लगेगा, एल टी, एल टी, एल टी, एल टी, एल टी, एल टी, लो टाइड। एल टी का मतलब लो टाइड, समझ में आया। फोर्स बढ़ जा रहा है, इस कारण से उतना ज़्यादा फोर्स इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। अब अंतिम है सामान्य ज्वार के लिए। अब देखो, अब तो हो गया कि सप्तमी अष्टमी को क्या आएगा, बोलो बोलिए। आ ही जाएगा भाई, क्योंकि यहाँ भी आएगा, उसके भी आएगा, चारों जगह पे आएगा, ठीक है। अब सुनो, अब तो 4 कितना दिन इंगेज हो गया, महीने का 2 दिन वो इंगेज हुआ, इधर 2 दिन इंगेज हुआ। सप्तमी अष्टमी 2 बार ना, सप्तमी अष्टमी दोनों में आएगा, तो 2 दिन इधर 2 दिन उधर, 4 दिन। बाकी महीना कितना दिन बच गया, हाँ 28 का होता है, वैसे 28 दिन का होता है, चंद्रमास हम लोग लेते हैं ना, कोई बात नहीं। तो जो बाकी बचा हुआ दिन हो गया, उसमें क्या आता है, जनरल टाइड। प्रतिदिन जो ज्वार आता है, शाम के समय 6-7 बजते बजते समुद्र के किनारे से लोगों को हटा लिया जाता है। समुद्र किनारे कभी घूमने जाइए तो शाम के 6 बजे जनरली समुद्र क्या हो जाता है, मछुआरा को छोड़ करके, जो आप पेशेवर लोग उसको छोड़ करके लोग बाकी खाली हो जाते हैं, क्योंकि ज्वार ऊंचा होने लगता है। चांद पास आ जाती है तो ज्वार काफ़ी तेज उठने लगता है, उस समय मछुआरा भी अंदर जाने से डरता है। पता है आपको, समुद्र में जो किनारे के मछुआरे होते हैं वो तो काफ़ी ट्रेंड होते हैं, वो तो डूबेंगे भी नहीं, समुद्र में अगर नाव पलट भी गया तो निकल जाएंगे, तो वो भी डरते हैं। मछली पकड़ने के लिए रात को 12 बजे निकलते हैं, पता है आपको, मछुआरे रात को 12 बजे 1 बजे मछली पकड़ने निकलते हैं और लौटते हैं उधर से दिन के 4 बजे 5 बजे मछली पकड़ के, पूरी रात पूरा दिन मछली पकड़ते हैं, है ना। ऐसा क्यों पकड़ते हैं, इसके बाद बता देंगे कॉन्सेप्ट को।
उसके लिए सी ब्रिज और लैंड ब्रिज जो है ना, आप सुने होंगे, सागरीय समीर, स्थलीय समीर, वो कॉन्सेप्ट है। बोलिए क्या समझाना है? जब सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा 90 डिग्री पे आ गए तो ऐसे में फोर्स दोनों का क्या हो गया? डिवाइड। वैसे में ज़्यादा ऊंचाई तक पानी उठ नहीं पाता, जिससे 20% कम टाइड आता है, नीचे आता है, उसको लो टाइड कहते हैं। क्लियर है? अरे ये फोर्स इधर से लगा तो क्या बोला, उल्टा फोर्स भी तो लगेगा, इधर से भी लगेगा। ठीक है, जितना लगेगा उतना ही इधर भी लगेगा, इसलिए यहाँ भी लो टाइड तो यहाँ भी लो टाइड। अब देखिए कंडीशन फॉर जनरल टाइड, कंडीशन फॉर जनरल टाइड, सामान्य ज्वार के लिए शर्तें, सामान्य ज्वार के लिए शर्तें बनाइए, बनाना है इसको। बाकी 4 दिन को छोड़कर हर दिन क्या आएगा? बोलो सामान्य ज्वार। बोलो भाई, हर दिन क्या आएगा? सामान्य ज्वार। सबको समझ में आ रहा है ना? आप लोग को इधर आप रिजल्ट देखे? आप रिजल्ट देख रहे थे अपना? नहीं था आपका? अच्छा कोई बात नहीं। हाँ, उसमें और ज़्यादा जाता है मेरिट। IFS और IAS का पेपर अब एक साथ होता है, सिविल सर्विसेज और भारतीय वन सेवा, ये दोनों का पेपर एक ही होता है, कॉमन पेपर होता है। लेकिन PT का रिजल्ट जो आएगा ना वो अलग अलग आएगा। IFS का रिजल्ट अलग आएगा और सिविल सर्विसेज का अलग आएगा। IFS का कट ऑफ ज़्यादा जाता है सिविल सर्विसेज की तुलना में। तो सबका चेक कर लिया आप, अपना नहीं होता तो अगल बगल का चेक करते हैं कि मेरे अगल बगल में जो रोल नंबर था उसका तो नहीं हुआ है। और जब पूरा कमला नील, सुनो, जब पूरा कमरा नील हो जाता है तो खुशी होती, चलो मेरा नहीं हुआ तो किसी का मेरे कमरे में नहीं हुआ है। जब देखे कि मेरा रोल नंबर एकदम 486, उसके बाद दिया है इसलिए 1582, अच्छा इसका मतलब पूरा सेंटर का नहीं हुआ, ये अच्छी बात है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, मेरा नहीं हुआ, सेंटर का भी पूरा नहीं हुआ है। और कमरे से अगर 5-6 का आगे पीछे हो गया तो बताइए हो गया। चलिए क्या लिखा? फाइनल रिजल्ट जब आएगा ना पता चल जाएगा कि आदमी IAS बन गए, उसके 10 दिन के बाद आपका कट ऑफ आ जाएगा, कितना नंबर आपने प्राप्त किया है। मैंने जब फाइनल रिजल्ट जिस दिन आ जाए उसके 10 दिन के बाद बताता है, लोग ऑफिसर बन जाएंगे, यानी अपना तकलीफ धीरे धीरे आप भुला जाएंगे, तब आपको मिलेगा। तुरंत दे देगा तो सुसाइडल कंडीशन हो जाएगा। इधर आ जाइए, पूछ लिया आपसे कि कहीं हो गया होगा तो बधाई आपको। चलिए मान लीजिए कि A पॉइंट पे सामान्य ज्वार आया है, सामने में चांद आ गई थी, तो मान लेते हैं टाइड आया चंद्रमा के कारण, तो जाहिर सी बात है C पॉइंट पे भी टाइड आएगा। A पॉइंट पे आएगा तो C पॉइंट पे भी क्या आएगा? आएगा। धरती पूरा चक्कर लगाती है कितने देर में? 24 घंटे में। तो A जो है B पर कितना देर बाद आ जाएगा? 6 घंटे बाद। फिर A C पर कब आ जाएगा? 12 घंटे बाद यहाँ की तुलना में। और फिर D पर आ जाएगा और फिर A पर आ जाएगा। क्लियर है? तो अगर हम आपसे पूछें कि A पर अभी टाइड आया है, अभी आया है, तो बताओ कि A पर दोबारा टाइड कब आएगा? जब A आ जाए C के पास और C चला जाए, जब C यहाँ आ जाएगा तो C पर आएगा तो A पर भी आएगा। मैंने कितने देर बाद आएगा? अगर पूछे कि A पर चंद्रमा के ही आकर्षण से कितनी देर बाद आएगा, तो A को फिर कहाँ आना पड़ेगा? चांद के सामने 24 घंटे बाद। मैंने ऐसा लग रहा है कि आप लोग मतलब थोड़ा ये भी तो समझिए कि चांद बैठी न रहेगी भाई, आइए जी हम आपको खींचेंगे, वो भी तो घूम रही है, तो कैसे 24? जब तक यहाँ पहुंचे तो आगे निकल जाएगी। हाँ कुछ मिनट भाई, ऐसा नहीं चांद बैठी है कि आप आइए हम आपको खींचने के लिए बैठे हैं, है ना? ऐसा तो है नहीं। तो चांद क्या है? आगे निकल चुकी है, तो उसको पकड़ने के लिए पृथ्वी को थोड़ा टाइम लग जाता है, तेज नहीं चलना पड़ता। चल मैंने कभी तेज नहीं चलना है, कुछ देर और चल देना है ना? IAS बनने के लिए तेज चलने की जरूरत नहीं है, कुछ कदम और चल जाने की जरूरत है। ठीक है? तो भैया A को कुछ मिनट और चलना पड़ेगा, तो 26 मिनट
12 घंटा में चांद को छूने के लिए कितना 26 मिनट एक्स्ट्रा चलना पड़ता है। और हाँ डेली आता है। और चांद के यहाँ आकर्षण से पर कब आएगा पूछा जाए तो 52 मिनट, 26 मिनट और चला जाएगा आगे। यानी पूछा कि चांद के आकर्षण से कितनी देर बाद आएगा ए पॉइंट पर ज्वार अगली बार, तो 24 घंटे 52 मिनट। अगर पूछा जाए कि वैसे जनरली अगली बार कब टाइड आएगा तो 12 घंटे 26 मिनट। याद रहेगा? क्लियर यहाँ तक समझ में आ गया? व्यवहारिक बातें हैं। तो ये डेली का टाइड है तो लिख लीजिए। ये फोटो बना सकते हैं तो बना लीजिए, कोई इसकी जरूरत नहीं है लेकिन बना लीजिए। सबको समझ में आ गया ना? पवन जी समझ में आ गया ना? बोलिएगा, कहीं दिक्कत होगा तो शर्माना नहीं है। क्लियर बोलिए कि सर एक बार और बता दीजिए, हम बता देंगे। देखिए, एक ही बिंदु पर पुनः ज्वार रीटाइड केम ऑन सेम पॉइंट आफ्टर 12 आवर 26 मिनट। देखिए, रीटाइड केम ऑन सेम पॉइंट, रीटाइड केम ऑन सेम पॉइंट आफ्टर 12 आवर एंड 26 मिनट। एक ही बिंदु पर पुनः ज्वार 12 घंटे 26 मिनट बाद आता है। एक ही बिंदु पर पुनः ज्वार 12 घंटे 26 मिनट बाद आता है। 12 घंटे 26 मिनट बाद आता है। हो गया? रीटाइड केम ऑन सेम पॉइंट आफ्टर 12 आवर एंड 26 मिनट। एंड लिखेंगे रीटाइड केम ऑन सेम पॉइंट बाय अट्रैक्शन ऑफ मून। देखिए देखिए, एक ही बिंदु पर पुनः ज्वार, एक ही बिंदु पर चांद के आकर्षण से पुनः ज्वार रीटाइड केम ऑन सेम पॉइंट बाय अट्रैक्शन ऑफ मून। Retide came on same point by attraction of moon, after 24 hour 52 minute, 24 hour 52 मिनट। हिंदी में लिखिए, एक ही बिंदु पर चांद के आकर्षण से पुनः ज्वार 24 घंटे 52 मिनट बाद आता है। एक ही बिंदु पर चांद के आकर्षण से पुनः ज्वार 24 घंटे 52 मिनट बाद आता है। 24 घंटे 52 मिनट बाद आता है। क्लियर है? ये क्या हो गया? जनरल टाइड। ये किसका फॉर्मूला हो गया? तो तीनों समझ में आ गया। अब समझिए आप, ज्वार वैसे दो प्रकार का और होता है। एक होता दैनिक ज्वार, एक होता अर्ध दैनिक ज्वार। मतलब कि एक पूरे दिन में एक ज्वार आया तो उसको बोलते हैं दैनिक ज्वार, ड्यूरनल टाइड। एक होता है कि अर्ध दैनिक ज्वार, माने पूरे दिन में 2 बार आ गया टाइड, उसको क्या बोलते हैं? सेमी ड्यूरनल टाइड, है ना? ये ज्वार आने के समय के आधार पर है कि ज्वार को कितने भागों में बांटते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम टाइड। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टाइड। लिख लीजिए, समय के आधार पर। क्या निकलना है क्या? अच्छा ठीक है। ज्वार आने के समय के आधार पर, ज्वार आने के समय के आधार पर ज्वार को अकॉर्डिंग टू टाइम देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टाइड। ज्वार आने के समय के आधार पर ज्वार को 2 भागों में बांटते हैं। दैनिक ज्वार, ज्वार आने के समय के आधार पर ज्वार को 2 भागों में बांटते हैं। अकॉर्डिंग टू टाइम देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टाइड। देखिए, पहला ड्यूरनल टाइड, ड्यूरनल टाइड यानी दैनिक ज्वार, और सेमी ड्यूरनल टाइड यानी अर्ध दैनिक ज्वार। ड्यूरनल टाइड एंड सेमी ड्यूरनल टाइड, नोट कर लिए? ड्यूरनल टाइड और सेमी ड्यूरनल टाइड, दैनिक ज्वार और अर्ध दैनिक ज्वार। मतलब पूरे 24 घंटे में एक ज्वार आए तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? ड्यूरनल टाइड। और 24 घंटे में अगर 2 बार ज्वार आ जाए तो सेमी ड्यूरनल टाइड बोलते हैं। क्लियर है? तो यही, और क्या इसमें कुछ जानना। एक चीज़ और है, क्वेश्चन इसमें लास्ट आता है कि नदी में, नदी और समुद्र में भारत के कौन से एक नदी है जिसमें ज्वार आता है? हुगली नदी। ले लीजिए, एक नदी में भी ज्वार आता है, लेकिन भारत की एकमात्र नदी है हुगली। भारत की नदी कौन है भैया? हुगली, जहाँ नदी ज्वार आता है। रिवर टाइड केम ओनली इन हुगली रिवर।
भारत में एकमात्र नदी है हुगली नदी, जहां क्या आता है भैया, नदी ज्वार आता है। नदी ज्वार देखते होंगे आप हुगली नदी में, कभी हावड़ा ब्रिज पे खड़े होकर देखिए नीचे, सुबह में देखिएगा पानी जाएगा समुद्र की तरफ, और शाम में पानी समुद्र से नदी की तरफ आने लगता है, धारा पलट जाता है। कभी हुगली नदी को ध्यान से देखिएगा, बड़ा आश्चर्य होगा आपको कि शाम के समय में हुगली के किनारे अगर बैठे ना आप किनारे में, तो देखिएगा कुछ देर बाद आप पानी में डूब जाइएगा। शाम को 4 बजे बैठे हैं तो 5-6 बजते बजते पानी में आप क्या हो जाइएगा, डूब जाइएगा। अब सुबह सुबह पानी खाली हो जाता है। इसीलिए जब नदी से समुद्र, वैसे तो हर नदी में होता है, नदी से पूछा जाता है कि नदी से अगर समुद्र में जहाज को ले जाएं तो कब ले जाएंगे, सवेरे या शाम को। और सुबह अगर समुद्र से नदी में लाना है जहाज को पानी की जगह, तो कब लाएं, तो शाम को ज्वार आता है, समुद्र का पानी ऊंचा रहता है, तो नदी में जहाज को आप ला सकते हैं। और सुबह में क्या होता है कि समुद्र का पानी नीचे हो जाता है, नदी के पानी ऊपर हो जाता है, तो नदी से समुद्र में, आपने नदी से समुद्र में ले जाए तो कब ले जाना है, सुबह में। और समुद्र से नदी में लाना हो तो शाम में। तो ये हमारा ज्वार के चैप्टर से क्वेश्चन आपको पीटी में अब नहीं छूटेगा। क्लियर? 2 बार आता है मैक्सिमम, 12 घंटे बाद। हाँ, वो सेमी ड्यूरनल टाइड। चलिए बस, वहाँ पर ज़्यादा लंबा ज्वार आने का कारण है फंडी की खाड़ी काफ़ी संकीर्ण है, काफ़ी क्या है, नैरो है, और हमेशा समुद्र की लहरें उसमें बहुत तेज़ी से प्रवेश करती रहती है हमेशा। तो ज्वार तो एक तो ऐसे ही पानी उसकी लहरें आती हैं ऊंचा, और ऊपर से ज्वार आ जाता है तो काफ़ी ऊंचाई बढ़ जाता है उसका। हाँ जी, कुछ पूछ रहे थे? हाँ मिनिमम, लेकिन उसमें ज्वार दिखता है। हुगली नदी में क्या है कि ज्वार दिखता है, लेकिन शाम के समय में समुद्र नीचे हो जाता, नदी का पानी थोड़ा, सुबह में नदी के पानी ऊपर, और शाम में क्या हो जाता है, समुद्र के पानी ऊपर, नदी नीचे। दुनिया के हर समुद्र में मिलने वाली नदी के सामने कंडीशन होता होगा। क्लियर हो गया? तो आज हम लोग इतना रखेंगे और आगे बढ़ा दें हैं? आज थोड़ा छोड़ देते, तबीयत भी उतना अच्छा नहीं लग रहा है। कल तो मेरी तबीयत ज़्यादा गड़बड़ हो गई थी, और चलिए कोई बात नहीं। चलिए, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।